अभी तक कन्नौज एक बल्क सप्लायर रहा है रॉ मटेरियल का, लेकिन अब हम लोग इस दिशा में बढ़े हैं कि हमारे अपने ब्रांड्स हों, वैल्यू एडिशन चेन में हम लोग आगे बढ़ें, जिससे कि क्षेत्रीय व्यापारी जो हैं कन्नौज के और कर्मी हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिल सके आय से। किन्नर समाज के जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं और वो मुख्य धारा में आने से कुछ हिचकिचाते भी हैं, तो उनके लिए गरिमा गृह के नाम से हम लोग ऐसे केंद्र तैयार कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की जो व्यवस्था है उसको हम लोगों ने सुदृढ़ किया है, आधार से उसको लिंक करने का काम किया है, लेकिन हम किसी की पेंशन रोक नहीं रहे हैं क्योंकि वृद्ध लोग हैं और हमें आशा है कि अगले जब तक हमारा 6 माह पूरा होगा सरकार का, हम सभी वृद्धों को आधार के साथ मैप कर लेंगे। सरकार के धन का जरा सा भी दुरुपयोग या वेस्टेज व्यर्थ नहीं होना चाहिए और इन दोनों का संतुलन होते ही हम जैसा देख रहे हैं कि पारिवारिक लाभ योजना में 200 करोड़ हमने बचा लिया। ये 200 करोड़ कहाँ जाएगा? ये 200 करोड़ अब और अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने क्या काम किए हैं और भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, हमारे साथ बात करने के लिए समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, समाज कल्याण विभाग आपके पास है, इन 100 दिनों के दौरान आपके अचीवमेंट्स जो आपने फिक्स किए थे, पहले तो मुख्य रूप से युवाओं के लिए हमने काम तेजी से शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष एक अभ्युदय योजना नाम से सभी कोचिंग को मजबूत करने का काम शुरू किया गया था। इसको और आगे बढ़ाया गया है। प्रत्येक जनपद में ये अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें आपको जान के खुशी होगी कि बच्चों के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तीनों व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि केवल यूट्यूब पे वीडियो डालना ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों को इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, क्लासरूम में बैठ के सवाल जवाब पूछना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रत्येक जनपद में संपर्क केंद्र, कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे क्रमानुसार बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये जैसे माननीय मोदी जी ने कहा, हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था की ज़रूरत आज है और बहुत तेज़ी से इसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। अब आने वाले दिनों में जो कंटेंट है, वीडियोस जो हैं, पीडीएफ हैं, उनको हम किस तरीके से और अच्छा करें, इस पे काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने अपना स्टूडियो तैयार किया है, एक पूल बनाया है टीचर्स का जिनको हायर किया है और हालांकि ये निरंतर काम होगा, 10 साल चलेगा कि जो कंटेंट है वो इतना अच्छा हो जिससे कि बच्चों को कोचिंग जाने की आवश्यकता ना हो और जो अभ्युदय की कोचिंग है उससे ही बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर पाएँ। ये तो सर बात युवाओं की हुई। बुजुर्गों के लिए, एक बड़ा तबका बुजुर्गों का है, उनके लिए क्या बेहतर किया जा रहा है समाज कल्याण विभाग की तरफ से? वरिष्ठ जन की चिंता करना, उनकी सेवा करना, ये भी समाज कल्याण विभाग के दायित्वों में है और इसके लिए काम काफ़ी सारा हुआ, लेकिन बहुत सारा काम अभी शेष भी है। जो काम अभी हुआ है, हमने वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में जो कानून बना, उसके बाद नियम बने, उनके पालन करते हुए 75 वृद्धाश्रम हमारे हैं, वो हमने उनकी क्वालिटी अच्छी की है, वहाँ पे जो उपस्थिति होती है उसको सुनिश्चित किया है और अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, सीसीटीवी को प्रयोग करके हम ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि हमारे जितने वृद्धाश्रम हैं वहाँ पे जिस संख्या में संवासी हैं या दिखाए जा रहे हैं उतने ही हों, जिससे कि कोई एक भी व्यक्ति के नाम पे गलत पैसा ना ड्रॉ कर पाए। तो वैसे पूरे ही हमारे प्रोजेक्ट्स में समाज कल्याण में टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके अधिकारियों के द्वारा और अच्छी कार्रवाई करा करके भ्रष्टाचार की यदि कोई संभावना बची है तो उसको दूर किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की जो व्यवस्था है उसको हम लोगों ने सुदृढ़ किया है, आधार से उसको लिंक करने का काम किया है, लेकिन हम किसी की पेंशन रोक नहीं रहे हैं क्योंकि वृद्ध लोग हैं और हमें आशा है कि अगले जब तक हमारा 6 माह पूरा होगा सरकार का, हम सभी वृद्धों को आधार के साथ मैप कर लेंगे। उसका लाभ ये होगा कि कोई भी वृद्ध छूटेंगे नहीं और कोई भी गलत के नाम से या मृत व्यक्ति के नाम से पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो सरकारी धन का सदुपयोग होगा, परिणाम अच्छे होंगे। सर, समाज कल्याण विभाग आपके पास है, महिला पुरुष वृद्धों की बात हो गई, लेकिन एक तबका है ट्रांसजेंडर का। उस तबके के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि सरकारी योजनाएं हो, विभाग हो, वो उन योजनाओं से ये ट्रांसजेंडर जो भाग है ये अछूता रह जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। समाज में बहुत
से ऐसे वर्ग हैं, टुकड़े हैं, समूह हैं जिनके साथ हम लोग ने अत्याचार किया और उनको उचित न्याय नहीं मिला, और उसमें से ट्रांसजेंडर एक बड़ा समूह है जिसको हम लोग अभी तक न्याय नहीं दे पाए थे सही से। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसजेंडर के लिए एक किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड का मुख्य काम है सबसे पहले कितने किन्नर समाज के लोग कहाँ हैं उनको चिन्हित करना, जिसके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चल रही है। दूसरा, 2 तरह की योजनाएं हैं। एक मुख्य धारा में जोड़ने की, जिसके लिए शिक्षा, नौकरी आदि में मुख्य धारा में जुड़ें और अपना आगे तेज़ी से बढ़ें, ये मेन धारा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं किन्नर समाज के जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं और वो मुख्य धारा में आने से कुछ हिचकिचाते भी हैं, तो उनके लिए गरिमा गृह के नाम से हम लोग ऐसे केंद्र तैयार कर रहे हैं। ये 6 महीने में हम डिलीवर करेंगे, जहाँ पे हम अपने किन्नर समाज के लोगों को रख सकते हैं यदि वो मुख्यधारा में नहीं जब तक जुड़ पा रहे हैं। तीसरा काम हमने ये किया है, जो हमारे वृद्धाश्रम है उसमें किन्नर समाज के जो वृद्ध लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। उनका एक सेक्शन बना दिया है, जिससे कि जब वो सेहत उनकी ख़राब है, कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनको भटकना ना पड़े, वो निराश्रित ना रहें, उनको हम लोग सरकारी सेवा दे पाएँ। सर, बात ये तो योजनाओं की है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में 100 दिन हो चुके हैं। ये कितनी परसेंटेज में अगर बात करें, आंकड़ों में बात करें, तो कितनी ये योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं धरातल पर? आंकड़ों में अगर बात करने की कोशिश करें तो जैसे कि सामूहिक विवाह की योजना है, बहुत सफल योजना है, तो करीब 14,000 से ऊपर शादियां हम लोग पिछले 100 दिन में करा पाए। हाँ, पूरे वर्ष में हम लोग इससे और 3-4 गुना शादियां कराने का टारगेट लेके चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है पूरा होगा भी, लेकिन साथ साथ लगातार हमारी चेष्टा है कि कोई गलत काम ना हो, क्योंकि मैं ही कानपुर पुलिस कमिश्नर जब था तो वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया जिन्होंने सामूहिक विवाह के नाम पे गलत पैसा ड्रॉ कर लिया था, और खैर फिर उसमें FIR हुई, कार्रवाई हुई। तो लगातार हम बहुत सचेत हैं कि सरकार का पैसा किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बेईमानी का शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अंत्योदय का जो विचार है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको आगे ले जाने का विचार है, उसमें भी ढील नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए ये काम किए जा रहे हैं। सर, आप पुलिस अधिकारी भी रहे हैं और टेक अधिकारी रहे हैं, तो क्या इस टेक्नोलॉजी के सहारे जो एक करप्शन होता है विभाग में, और सबसे ज़्यादा करप्शन को लेकर के शिकायतें भी रही हैं, तो क्या उस टेक्नोलॉजी के सहारे करप्शन को कैसे रोकेंगे? एक अभी तक 100 दिनों में उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक पारिवारिक लाभ योजना है, यानी किसी परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कानूनन सख्ती करके जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई पूर्व में उसको रोका गया, और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल 200 करोड़ रुपए की बचत इस हेड में की गई। सबको जिसने जितना पैसा मांगा था या अनुमानित था उनको मिल गया, उसके बाद भी 200 करोड़ रुपए विभाग में बचा। ये जो 200 करोड़ बचा, अब ये अन्य योजनाओं पे लग सकता है जो अगले 6 महीने में हमें काम करने हैं। जैसे कि हमारे आश्रम पद्धति स्कूल हैं, उनकी पुताई, रंगाई, रख रखाव, स्मार्ट क्लास बनाना, ये करना है। इसके लिए पैसा चाहिए हमको। जो हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास बने, उनके लिए हमको पैसा चाहिए। तो जहाँ पे इतनी सारी बजट हो रही है, बचत हो रही है भ्रष्टाचार की संभावना को दूर करके, तो अब ये धन सही काम में और लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लगेगा, बच्चों को अवसर की समानता देने के लगेगा। सर, आप कन्नौज से विधायक हैं, इत्र नगरी है। इत्र का कारोबार अगर हम बात करें तो इत्र कारोबार के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ से आप जीते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि इत्र के कारोबार को चौपट कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी ठीक विपरीत है। और इत्र का कारोबार अगर संख्यात्मक रूप से देखें तो बढ़ा है। साथ साथ आपको जान के ये भी खुशी होगी कि अपनी लोकल इंडियन ब्रांड्स तैयार हुई हैं, और हमारे नवयुवक युवतियाँ कन्नौज में हैं बहुत सारे। एक हमारी बहनें जो कन्नौज की हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, और उन्होंने एक ब्रांड तैयार की है और बहुत अच्छी सेल हो रही है। तो जो इत्र का काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इत्र, सबकी जानकारी बता चाह रहा हूँ, केवल इत्र वो नहीं है जिसको हम छोटी सी बोतल में लगाते हैं। इत्र वो है जो कि खाने में, मसाले में भी प्रयोग होता है। बहुत सारे उसके मेडिसिनल यूज़ भी हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक कन्नौज एक बल्क सप्लायर रहा है रॉ मटेरियल का,
लेकिन अब हम लोग इस दिशा में बढ़े हैं कि हमारे अपने ब्रांड्स हों, वैल्यू एडिशन चेन में हम लोग आगे बढ़ें, जिससे कि क्षेत्रीय व्यापारी जो हैं कन्नौज के और कर्मी हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिल सके आय से। एक हमारी जब आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने एक कहा था कि गोकास्ट योजना के लिए, गोकास्ट योजना, और दूसरा निराश्रित पशुओं के लिए आपने एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया था। उस पायलट प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि पायलट प्रोजेक्ट सफल है और पिछले 2 महीने में हमने अपनी 13 नई गौशालाएं बनाई। ये पूरे कन्नौज जनपद की बात कर रहा हूँ, केवल विधानसभा की नहीं, जिससे कि आज हमारे पास करीब 700 निराश्रित गोवंश को लाने और गौशाला में रखने की कैपेसिटी है। सो ये हमारे अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की और एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमारे पास है। अब हम लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञप्तियां दे रहे हैं कि कहीं भी किसी को कन्नौज में निराश्रित गोवंश दिखता है तो 1076 पे कॉल करें, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। उसका प्रोसेस हमारा बना हुआ और हम उन गोवंश को या तो पैदल ही या फिर नगर पालिका के ट्रक में लेकर के आते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि अगले 1 हफ्ते में ये शिकायत ही समाप्त हो जाएगी कन्नौज में कि कहीं निराश्रित गोवंश सड़क पे, खेत में या कहीं पे है। सर, आखिरी सवाल आपके विभाग से ही कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, भविष्य को लेकर के आने वाले 6 महीने 1 साल को लेकर के जो अभी योजना आपने लागू की है, पहले इनको तो स्पीड अप करेंगे ही, लेकिन कुछ और योजनाएं आपके प्लान में हैं कि किस तरीके से बेहतर किया जाए, क्योंकि समाज का कल्याण आपके पास है। जो मेन अप्रोच हमारी है संतोषी, वो ये है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, वृद्धाश्रम है, आश्रम पद्धति स्कूल हैं, आदि हैं, छात्रावास हैं, इन सब को हम बिल्कुल परिपूर्ण, परफेक्ट तरीके से चलाएं। और योजनाएं चल रही हैं लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से पूरा परिणाम हमको नहीं मिल पा रहा है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, अच्छे प्रोसेस को अपना करके, जैसे कि हमने अभी समाज कल्याण निदेशालय के स्तर पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सेल बनाया। इसी प्रकार आश्रम पद्धति स्कूल जो हैं उसको केवल 2 हमारे बाबू स्तर के लोग थे जो बजट आदि बांटते थे, लेकिन उसका एक केंद्रीय संगठन भी बनना ज़रूरी था जिसका कि प्रावधान भी है, उसको सशक्त किया है। तो मुख्यालय को सशक्त किया है जिससे कि प्रोसेस यानी प्रक्रिया मजबूत हो। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी उपलब्ध है, उसको प्रयोग किया जाए। जितने भी हमारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे कोई ना कोई रहता है या अटेंडेंस की ज़रूरत है, उसको हम लोग आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से लिंक कर रहे हैं। पुनः हमारे काम अच्छे से अच्छे होने चाहिए, सरकार के धन का जरा सा भी दुरुपयोग या वेस्टेज व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का संतुलन होते ही हम जैसा देख रहे हैं कि पारिवारिक लाभ योजना में 200 करोड़ हमने बचा लिया। ये 200 करोड़ कहाँ जाएगा? ये 200 करोड़ अब और अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए आएगा। जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, हमने बोला अभ्युदय योजना तो हमने बना दी, लेकिन कई बच्चों के पास टैब नहीं होंगे तो उनको टैब खरीद के या इंटरनेट चार्जेस देने के काम आएगा। तो मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है और आत्मविश्वास से मैं बोलता हूँ कि 100 दिन में अच्छा काम हुआ और अब 6 महीने में और अच्छा काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा और प्रत्येक योजना को हम लोग मांझ के, तराश के ऊंचा ले जाएंगे और हर काम में ग्लोबल मानक पे काम होगा। हमारी तुलना किसी आस पड़ोस से नहीं है, जो काम होगा वो दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छा होगा। इस उद्देश्य के साथ काम होगा। इस अच्छे उद्देश्य की हमारी भी शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने 100 दिन में जो काम किया उसको भी बताया और बताया कि अगले 6 महीने और 1 साल में उनकी कोशिश होगी कि समाज कल्याण विभाग में जो कुछ हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।